बजट सत्र से पहले राज्यसभा से सस्पेंड किए गए 11 सांसदों का निलंबन वापस ले लिया गया है। आज ऑल पार्टी मीटिंग के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन से अनुरोध किया गया है कि सस्पेंड किए गए सभी विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस लेकर उन्हें कार्रवाई में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए। आज ऑल पार्टी मीटिंग में 30 पार्टियों के प्रतिनिधि आए थे, जिसमें विपक्ष की कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, समाजवादी शामिल थे। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ये 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र है। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और सभी पार्टियों से अपील की गई है कि वो प्लाकार्ड लेकर संसद में न आए। सस्पेंशन इसीलिए हुआ था कि ये लोग जो अपोजिशन के पार्टी का है, इन्होंने डिस्पाइट द डिसीजन, यूनानिमस डिसीजन इन फ्रंट ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन, दे केम विद द प्लेकार्ड्स एंड दे डिस्टर्ब द हाउस। हमने ये रिक्वेस्ट किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस टर्म का अंतिम सत्र है, हम सब मिलकर अच्छा चर्चा करेंगे, ये हमने निवेदन किया है। तो इस अंतरिम बजट में सरकार मिडिल क्लास का खास ध्यान रख सकती है। सूत्रों से ऐसी खबर मिल रही है कि अंतरिम बजट में इनकम टैक्स की नई व्यवस्था, न्यू रिजाइम में टैक्स पेयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। वैसे बताने के लिए ये हमारे साथ है हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बताइए आलोक, क्या चल रहा है सरकार के स्तर पर? जी हाँ, देखिए, नौकरी पेशा यानी सैलरीड क्लास को अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर मिल सकता है तोहफा। सीएनबीसी आवाज को मिली सूत्रों से जानकारी के मुताबिक स्टैंडर्ड डिडक्शन की कटौती में सरकार बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। अभी जो न्यू टैक्स रिजीम है या ओल्ड टैक्स रिजीम, दोनों में 50 रुपए तक की कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत होती है। लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि न्यू टैक्स रिजीम को सरकार बढ़ावा देने के लिए इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की कटौती को बढ़ा सकती है। इसे बढ़ाकर 75,000 से 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ और छूट न्यू टैक्स रिजीम के तहत संभव है, जिसमें न्यू पेंशन सिस्टम के तहत निवेश करने वालों को न्यू टैक्स सिस्टम में छूट मिल सकती है। एनपीएस में निवेश करने पर अभी तक 2 लाख रुपए तक की अधिकतम छूट मिलती है, जिसमें एटीसी के तहत 1.5 लाख और एटीसीसी-आईबी के तहत एडिशनल 50,000 रुपए की छूट ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है। लेकिन इस तरह की छूट न्यू टैक्स रिजीम में भी शामिल की जा सकती है। दरअसल सरकार न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा देना चाहती है और सरकार ने पहले कहा था कि इस साल तक जो न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स दाखिल करने वाले, जो रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में करीब 70% तक इजाफा वो करना चाहती है। लिहाजा न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ ऐसे फैसलों का ऐलान अंतरिम बजट में कर सकती है। और अब बात करते हैं किसानों की। वित्त मंत्री पहले ही कह चुकी हैं कि बजट में महिला, गरीब, युवा, किसान, इन 4 मुद्दों पर खास फोकस होगा। डिटेल्स के लिए हमारे साथ है असीम। बताइए, सरकार क्या तैयारी कर रही है किसानों के चेहरों पर खुशी दोगुनी हो जाए इसके लिए? वित्त मंत्री पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि इस साल का बजट महिलाओं और किसानों पर केंद्रित रहेगा। इस बजट में सरकार महिला किसानों के सशक्तिकरण के ऊपर जोर दे सकती है। 2019 के चुनाव से पहले मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी। इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इस साल इसके अंदर आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे सकती है। किसानों के लिए रकम बढ़ा करके 9,000 रुपए की जा सकती है। लेकिन खासतौर पर अगर मैं महिला किसानों की बात करूं तो ये रकम बढ़ा करके दोगुनी की जा सकती है, यानी महिला किसानों को 12,000 रुपए मिल सकते हैं। इसके साथ साथ सरकार जो किसान क्रेडिट है उसको भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अभी किसान क्रेडिट 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। सरकार इसको 10% बढ़ा करके 22 लाख करोड़ कर सकती है। महिलाओं को सशक्तिकरण हो पाए, महिलाएं आसानी से कर्ज ले पाए, तो उनके लिए जो क्रेडिट कार्ड है उनको भी लेने के लिए काफी सारी छूट यहां पर दी जा सकती है। उनके ब्याज दर दूसरों के मुकाबले 1% कम हो सकती है। तो ये खासतौर पे महिलाओं के ऊपर फोकस रहेगा। पिछले साल आपने देखा कि जब भी नवंबर या दिसंबर का महीना आता तो दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो खासतौर पे कि जो भी कंपनियां पराली मैनेजमेंट में लगी हुई हैं, रेजिडुअल क्रॉप रेजिडुअल मैनेजमेंट में लगी हुई हैं, उनके लिए सरकार इस बजट में स्पेसिफिक अनाउंसमेंट कर सकती है। उनको स्पेशल इंसेंटिव दिए जा सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में पराली का प्रबंधन हो पाए और उनको दिल्ली वालों को पोल्यूशन की समस्या का सामना
ना करना पड़े। क्योंकि ये बजट है इस बार का, खासतौर पर सरकार ये भी चाहते हैं कि किसान पूरी तरह से खुश रहे, तो किसानों के ऊपर फोकस इस बार काफी देखने को मिलेगा। और महिला किसान है उनको आपको काफी सारी रियायतें इस बजट में देखने के लिए मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। पढ़ते हैं आगे। अंतरिम बजट में सरकार शहरी गरीब और मिडिल क्लास के लिए भी नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस स्कीम के लिए 60,000 करोड़ रुपए तक का प्रावधान किया जा सकता है। स्कीम के तहत घर खरीदने या नया घर बनाने पर होम लोन पर जो ब्याज लगता है उसमें 3 से 6% तक रियायत मिल सकती है। डिटेल के लिए एक बार फिर से चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास। बताएं आलोक, क्या है स्कीम की डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए, शहरी गरीबों और मिडिल क्लास के लिए अंतरिम बजट से आ सकती है बड़ी खुशखबरी। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो लोग भी शहर में अपना घर बनाने की सोच रहे हैं उनके लिए अंतरिम बजट में सरकार एक नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान कर सकती है, जिसके तहत घर खरीदने या घर बनाने के लिए होम लोन लेने पर ब्याज दरों में छूट मिल सकती है। यह छूट 3 से लेकर 6% तक की हो सकती है, यानी कि 3 से 6% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल सकता है। अब सरकार इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए तक का प्रावधान कर सकती है। मैं बता दूं कि इससे पहले जो स्कीम थी CLSS यानी क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, उसके तहत सिर्फ अभी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को ही यह सबवेंशन मिलता है। बाकी सभी कैटेगरी में ये स्कीम बंद कर दी गई है। लेकिन माना जा रहा है कि इस नई हाउसिंग स्कीम के साथ CLS 2.0 यानी कि इसके नए वर्जन की वापसी हो सकती है। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से इस नई हाउसिंग स्कीम का जिक्र किया था। और मोदी सरकार का रेलवे और डिफेंस दोनों सेक्टर पर खास ध्यान रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बजट में भी सरकार रेलवे के आवंटन में 25% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इसकी डिटेल समझते हैं दीपाली नंदा से। बताइए दीपाली। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे को इकॉनमी का ग्रोथ इंजन मानते हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार ने जितने भी बजट पेश किए हैं, रेलवे को मिलने वाली एलोकेशन में हमें इजाफा ही देखने को मिला है। इस बार भी भले ही अंतरिम बजट हो, लेकिन सूत्रों से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि रेलवे को मिलने वाले एलोकेशन में 20 से 25% तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। अगर अमाउंट के हिसाब से देखा जाए तो 3 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन रेलवे को इस बार मिल सकता है। प्रायोरिटी जाहिर तौर पर रहेगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन, खासतौर पर वंदे भारत का सफल रोल आउट किया जाए। रेलवे की तरफ से टारगेट रखा गया है कि अगले 3 साल में 400 वंदे भारत रोल आउट की जाएंगी। इसके अलावा अमृत भारत ट्रेनों की बात की जाए तो इनकी संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जा सकता है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से इलेक्ट्रिफिकेशन के काम पर वित्त मंत्री की प्राथमिकता दिखाई दे सकती है। और साथ ही साथ कैपेसिटी ऑग्यूमेंटेशन के लिए जो ट्रैक्स का दोहरीकरण है उसके काम में तेजी लाई जाए, इसके लिए भी आवंटन बढ़ाया जा सकता है। सोर्सेस के मुताबिक इस तरह के जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए के से ज़्यादा की राशि एलोकेट वित्त मंत्री कर सकती है। इसके अलावा अगर हम यात्री सुविधाओं की बात करें तो यात्री सुविधाओं के हिसाब से खान पान को किस तरह से बेहतर किया जाए, जो ऑन बोर्ड सेवाएं हैं उन्हें किस तरह से नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाया जाए, इस पर भी वित्त मंत्री का फोकस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सेफ्टी हमेशा से ही एक बड़ा चैलेंज रहा है रेलवे के लिए। इसी के मद्देनजर एक सेफ्टी फंड भी बनाया गया था। इसमें 11,000 करोड़ रुपए की राशि फिलहाल उपलब्ध कराई गई थी पिछले बजट में, लेकिन इस बार इस राशि को भी बढ़ाया जा सकता है और खास तौर पर इसका इस्तेमाल जो कवच का इंस्टॉलेशन है इसके काम में तेजी लाए, इसके लिए किया जा सकता है। शुक्रिया दीपाली। और अब बात करते हैं बजट उम्मीदों की। इनकम टैक्स के मोर्चे पर नौकरी पेशा यानी सैलरीड क्लास को वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें हैं, इस बारे में हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने अलग अलग एज ग्रुप के टैक्स पेयर्स से बात की है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ सैलरीड क्लास के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि इनकम टैक्स के मोर्चे पर खास तौर पे उनकी क्या उम्मीदें हैं। हाउसिंग लोन पर जो टैक्स छूट मिलती है ब्याज पर, उसको लेकर क्या करना है? 2 लाख रुपया ठीक है? नहीं सर, एक्चुअली मेरी अभी जो इंटरेस्ट जा रहा है वो 3 लाख तक का जा रहा है और जो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 24 के अंदर वो 2 लाख तक की मिलती है। तो मैं इस बार फाइनेंस मिनिस्टर से यही कहना चाहूँगा कि उसकी लिमिट बढ़ाकर 3-3.5 लाख तो कर दी जाए,
क्योंकि जैसे प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से 3 लाख इंटरेस्ट तो सर बन ही जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर 50,000 रुपए है, धीरे धीरे 20,000 रुपए से बढ़ते बढ़ते 50,000 पहुंचा है। ठीक है, सफिशिएंट है? नहीं, कितना होना चाहिए आपके हिसाब से और कितनी उम्मीद कर रहे हैं इस बार, क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है? जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो उसकी एक परसेंटेज फिक्स कर देनी चाहिए जो सैलरी के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट हो, क्योंकि जिसकी सैलरी 5 लाख है तो भी 50,000 का डिडक्शन मिलता है हमें, और जिसकी सैलरी 10 लाख है तो भी हमें सेम डिडक्शन मिलता है। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि सैलरी की परसेंटेज एक फिक्स कर देनी चाहिए, डिडक्शन की परसेंटेज जो सैलरी के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट की जाए। एटीसी में जो अभी निवेश की सीमा है 1.5 लाख रुपए, सफिशिएंट आप निवेश करती हैं एटीसी के तहत? नहीं, आई थिंक जो ये 1,50,000 का कैप है ये पिछले 10 साल से है, तो अगले बजट में या तो उनको न्यू रेजीम के अकॉर्डिंग ये कैप डू अवे कर देना चाहिए, वरना अगर उनको ओल्ड रेजीम के अकॉर्डिंग इस सेक्शन को रखना है तो इसका कैप उनको बढ़ा देना चाहिए। अभी भी लोग न्यू रिजीम को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। उसका कारण मेन ये है कि न्यू टैक्स रिजीम कुछ बेनिफिट्स ऑफर नहीं करता है। मतलब इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारी डिडक्शंस हमारी खत्म हो जाती हैं। चैप्टर 6 है कि 80C वगैरह 80D कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस स्कीम को अट्रैक्टिव बनाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू रिजीम को ऑप्ट करें। बहुत ज्यादा इलाज विलाज में बहुत सारा खर्चा होता है और बहुत सालों से ये जो 25,000 और 50,000 रुपए का एटीडी के तहत डिडक्शन मिलता है, उसको लेकर आपको वित्त मंत्री से क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस एज के अंदर कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम रहती है और 50,000 कोई मायने ही नहीं रखता है जो डिडक्शन मिलती है जिसपे, तो उसको बढ़ा के कम से कम 1 लाख रुपए कर देना चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि पूरा ओवरऑल जो एक सभी तरह के यहाँ पर हमारे साथ टैक्स पेयर मौजूद थे जो कि एक ओवरऑल इनकम टैक्स के मोर्चे पर उन्हें क्या छूट मिलनी चाहिए वो बता रहे थे। और चूंकि वित्त मंत्री के पिटारे में इस बार क्या होगा अंतरिम बजट में ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये कुल मिलाकर उम्मीदें हैं इनकम टैक्स को लेकर हमारे यूथ के, हमारे जो सैलरीड क्लास के लोग हैं और खासतौर से सीनियर सिटीजन की। तो उनकी यही उम्मीद है कि इस बार वित्त मंत्री बजट में कुछ ऐसा करेंगे जिससे खासतौर से जो इनकम टैक्स पे हैं, नौकरी पेशा है, सैलरीड क्लास हैं, उनको एक तरह से राहत की सांस ले सकें। कैमरामैन प्रदीप के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। सालाना 3 लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाले टेक्सटाइल क्षेत्र से की वित्त मंत्री से भी अपेक्षाएं हैं। गुजरात का ये क्षेत्र 55% कंट्रीब्यूट करता है पूरे देश के टेक्सटाइल सेक्टर को। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला ये सेक्टर है। अब कपड़ा कारोबारियों के मन में क्या चल रहा है बजट को लेकर जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। टेक्सटाइल सेक्टर की भी वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें है। आइए हम जानते हैं जो कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री है। भरत भाई, ये बताइए कि आपकी क्या विश है? इस साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही क्रिटिकल दौर से गुजर रही है और हम चाहते हैं कि इस साल के बजट के अंदर वित्त मंत्री एक बूस्टर डोज दिया जाए टेक्सटाइल सेक्टर को, और साथ में हम ये चाहते हैं कि एक इंटरेस्ट सबवेंशन जैसे कि एक्सपोर्ट्स में दिया जाता है एक्सपोर्टर्स को, एंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन को, MSMEs को 3% इंटरेस्ट सबवेंशन और अन्य को 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाए, जिससे काफी रिलीफ मिलेगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्सपोर्ट से मैं जुड़ा हुआ हूँ और एक्सपोर्ट के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जहां हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है उनकी करेंसीज का डिवैल्यूएशन हो गया है, इसलिए उनके लिए महंगा हो गया है। तो उनको सस्ता अगर हमें देना है तो गवर्नमेंट हमको एक इंसेंटिव ज्यादा बढ़ाए, बेनिफिट। दूसरी बात यह सबसे अच्छी बात कि लोगों को चाइना इंपोर्ट करने में अभी एनकरेज नहीं करे वो उनकी कंट्रीज। तो अगर चाइना को जगह हमको एंट्री लेना है तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसा प्रवीण भाई ने कहा, चाइना से काफी फैब्रिक आ रहा है जिसके लिए हमारा सरकार से निवेदन है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए चाइना से जो फैब्रिक आ रहा है, जिसके सामने इंडियन फैब्रिक पैरेलली खड़ा रहे। दूसरा, भारत से जो मोदी जी का ड्रीम है कि हर घर से एक्सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट के लिए कोई बॉडी स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए बाय इंडियन गवर्नमेंट, जिसके लिए जो डिफॉल्टर्स हैं, जो फैब्रिक इंपोर्ट करके या टेक्सटाइल का कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करके डिफॉल्ट कर रहे हैं, उनको पकड़ के उन पे सख्त एक्शन लिया जाए। थैंक यू। आप क्या कहेंगे? फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर हम चाहते हैं गवर्नमेंट एक ईज ला दे एंड उसको एनकरेज करे वुमेन एम्पावरमेंट इन ऑल द सेक्टर्स, स्पेशली इन टेक्सटाइल सेक्टर्स, बाय लो लेंडिंग रेट एंड इनकम टैक्स में थोड़ा रिलीफ देकर। हर कंपनीज में जीएसटी का भी बहुत इशू है, तो गवर्नमेंट से चाहूंगा कि जीएसटी सिंप्लीफाई करे, एक सिंगल टैक्स नॉन एडजस्टेबल एक टैक्स लगाए सो दैट वो वैल्यू चेन बनी रहे और सिंप्लीफाई हो जाए प्रोसेस। इस
बार बजट में मैं वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि वो घर खरीदारों के लिए टैक्स छूट का दायरा थोड़ा और बढ़ाएं ताकि घर खरीदने के बाद भी ग्राहक थोड़ी राहत महसूस कर पाएं। मेरी तरह आप भी CNBC आवाज बैलेट बॉक्स के जरिए अपनी उम्मीदें और आइडियाज शेयर कर सकते हैं। हम आपकी आवाज को करेंगे बुलंद और पहुंचाएंगे उसे वित्त मंत्री तक। The Budget Ballot, Vote for Growth, क्योंकि बजट मतलब CNBC आवाज। और अब बात कॉर्पोरेट बजट विश लिस्ट की, यानी कॉर्पोरेट इंडिया क्या चाहता है। मैरिको के CFO पवन अग्रवाल का कहना है कि सरकार के पिछले कई बजट बैलेंस्ड रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार भी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट का ट्रेंड बरकरार रहेगा। नहीं, आपने सही कहा, दिस इज इंटरिम बजट, बट स्टिल इफ यू लुक एट लास्ट 2-3 बजट अगर हम देखें तो सरकार ने काफी वेल बैलेंस्ड, ग्रोथ ओरिएंटेड एंड विद फोकस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट अप्रोच रहा है गवर्नमेंट का। तो आई थिंक ये ट्रेंड बरकरार रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हैज बीन फोकसिंग ऑन केपेक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, और उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करते हैं उससे जॉब क्रिएशन होती है, जॉब क्रिएशन का एक इम्पैक्ट कंजम्पशन पे देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। इसके अलावा मेरी आशा ये रहेगी कि मतलब वी शुड आल्सो फोकस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर्स, एंड इसके अलावा गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन एक्सेलरेशन ऑफ जॉब क्रिएशन बोथ अर्बन एंड रूरल, बिकॉज दैट विल एड द कंजम्पशन सेंटिमेंट। और अब लॉजिस्टिक्स सेक्टर की बात और उनकी बजट उम्मीदें क्या है, उनकी विश लिस्ट क्या है, उनकी चाहते, इस पर बात करते हैं की गई है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के MD और CEO राम प्रवीण स्वामीनाथन से। सो फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली हमारा ब्रॉड एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ फ्रेंडली पॉलिसीज होना चाहिए, स्पेशली जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्पर करने के लिए। पिछले कुछ साल में ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, और दैट स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और मेक इन इंडिया के लिए ज़्यादातर कंसोलिडेशन होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज जो डिजिटल इकोसिस्टम जो गवर्नमेंट बना रहा है वो थ्रू यूलिप और ONDC, उसमें ये कैसे ज़्यादा सुधार और एक्सेलरेशन कर पाए, राइट, अक्रॉस द बोर्ड, राइट, और उस डिजिटाइजेशन यूज करके बाकी सब प्रोसेसेस जो है जो आप बता रहे हैं वन लॉजिस्टिक सिस्टम, उसके लिए कैसे हम उसको एक्सेलरेट करके उसका लेवरेज ले सकते हैं। और थर्डली जो लॉजिस्टिक्स में टैक्स और टैक्स रैशनलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स के लिए अगर गवर्नमेंट और अपना पॉलिसीज रिलीज करेगा तो वो अच्छा है, क्योंकि फिर सेक्टर में ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन होगा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा अपग्रेड करने के लिए। और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और एक लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम एक बढ़िया पहल है, इस पर क्या राय है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की, ये सुनते हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सब्सिडी स्कीम फेम 2 मार्च में खत्म हो रही है और EV इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार बजट में इसे बढ़ाएगी। EV इंडस्ट्री की विश लिस्ट क्या है इस बार बजट से, देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2023 में देश में करीब 15 लाख EVs की बिक्री हुई थी, लेकिन क्या 2024 में भी ये मोमेंटम बरकरार रहेगा? ये निर्भर करेगा इस बात पर कि क्या सरकार EVs को देने वाली छूट जारी रखती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है फेम 2 स्कीम, जो इस साल खत्म हो रही है। स्कीम का दायरा बढ़ाना और फेम 3 की घोषणा EV इंडस्ट्री की विशलिस्ट में सबसे ऊपर है। मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करने के लिए, कैपेसिटीज़ इंडिया में बिल्ड करने के लिए हम ये भी उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट प्रोडक्शन साइड इंसेंटिवाइजेशन पे भी अपना फोकस कंटिन्यू रखें। एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए बैटरीज के प्रति GST का रिफॉर्म भी आना जरूरी है। टू बूस्ट द होल AIF एंड डोमेस्टिक पूल ऑफ कैपिटल इन इंडिया, फंड्स लाइक द सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, SIDBI बहुत बढ़िया काम कर रही है इन बूस्टिंग द होल कैपिटल डिप्लॉयमेंट इन AIFs एंड स्टार्टअप्स। One suggestion would be, can we increase the pool of that capital? जैसे banks है, life insurance companies है, pension funds है, can there be some policy intervention which enable these institutions to also invest in the startup ecosystem and AIFs?
इंडस्ट्री ये भी चाहती है कि बजट में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर फोकस हो। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का भी इंतजार है। हालांकि टैक्सेशन जीएसटी काउंसिल के अधीन है, लेकिन इंडस्ट्री ये भी चाहती है कि सरकार अपनी तरफ से इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर जीएसटी दरों को घटाने का प्रस्ताव रखे। इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है कि लिथियम आयन बैटरी पर जीएसटी वर्तमान 18% से कम कर 5% की जाएगी। जीएसटी के इनपुट रॉ मटेरियल की दरों में कमी आए और उसको 5% पर रखा जाए। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव, सब्सिडी का प्रावधान करें और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सब्सिडी ऑन लैंड एक्विजिशन जैसे कदम उठाए जाए। एक बड़ी मांग ईवी फाइनेंसिंग को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लाने का है। साथ ही ईवी निर्माताओं ने सरकार से खासतौर पर ईवीज के लिए एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव पॉलिसी लाने की मांग भी की है। पिछले कुछ साल से हर बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है। इंडस्ट्री इस साल भी कुछ ऐसी ही उम्मीद कर रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन बजट तक बजट की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज से और खास नजर रखिए हमारे बजट ब्राउजर पर, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। नमस्कार।